One emergency, thank you, ma'am. Thank you. Thank you. One emergency call, and I will wake up. One patient, and I will be there. I will leave my coffee cup behind and pause my favorite TV show because I am serving humanity, because I am a doctor. It's my privilege to introduce second eminent speaker of the IWD, Dr. Sarika Gupta. She is presently working as consultant gynecologic oncology and robotic gynecology at Apollo Indraprasth Hospital, New Delhi. She accomplished clinical fellowship in the state-of-the-art robotics and gynecology from year 2014 to 2016 from reputed Florida Cancer Institute, Orlando, Florida. She is awarded with the Certificate of Honor in Anatomy in first MBBS professional exams from Lala Lajpat Rai Memorial Medical College, Meerut, UP, India in year 1999. She awarded the Coroner's Senior Resident of Month Award many times while recruiting patients for the international study of caesarean section surgical techniques under Professor P. Brocklehurst and Dr. J.B. Sharma, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. I invite Dr. Sarika Gupta for her address. Over to you, ma'am. थैंक यू सो मच डॉक्टर दिलशी। सुप्रभात, मैं हिंदी में ही बोलूँगी आज। और मैं सभी इन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस के ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया करना चाहूंगी कि इतने बड़े मंच पे जहाँ पे इतने बड़े बड़े महानुभाव आए हैं, मुझे बुलाया गया है। स्पेशली प्रोफेसर नैन्सी शर्मा, डॉक्टर सुनील कुमार पांडे और मिस्टर अर्पित चड्ढा जी का शुक्रिया। और मैं सभी को बधाई देना चाहती हूँ कि आपने इतने अच्छे प्रोग्राम का आज ऑर्गेनाइजेशन किया है। और मुझे सच में लगता है कि इससे काफी जोश बढ़ जाता है लेडीज में, और मुझ में भी इस सब चीजों को देख के मैं मुझे भी जोश महसूस होता है कि लोग लड़कियां कितना ज्यादा अच्छा कर रही हैं और हम अभी और भी आगे बढ़ना है। और इसका मैं कहना चाहूंगी कि इस तरह के प्रोग्राम्स का सच में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जो लोग भी इसे देख रहे हैं, सभी लड़कियों का और सभी वुमेन को इससे काफी फायदा होगा। और मैं उन सभी आपकी महिला कर्मचारियों का और सभी फीमेल्स जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, उनको बधाई देना चाहूंगी कि सबने किसी ना किसी बायस को क्रॉस करके ही इस जगह पे आज आई हैं, और उन सबको और वर्क लाइफ में बैलेंस बनाने में समर्थ रही हैं। तो उन सबको बधाई। और आज का दिन हम सबके लिए खास है। और मैं तो 2003 से केवल महिलाओं की शारीरिक समस्या के समाधान पर ही काम कर रही हूँ। और 2014 से मैं उन महिलाओं के साथ जुड़ी हूँ जिन्हें कैंसर है। और कई बार मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे महिलाओं की सफरिंग और जिसमें कि उनकी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल की सफरिंग के उपचार के लिए भेजा है यहाँ। और मैं बहुत ही अच्छा फील करती हूँ। मेरी सारी तब से 2003 से सभी क्लाइंट्स जो मेरी फीमेल ही होती हैं, और उनकी हैप्पीनेस, उनके सेलिब्रेशन और उनकी परेशानियां जो फिजिकल भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती हैं, उन सब के साथ में कई बार मैंने साझा किया है कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वुमन को। और मैं इसलिए आज मैं कुछ क्षण अपने अनुभव को भी शेयर करूंगी। और मैं ये बताऊंगी कि देखिए, बायस तो सभी के जीवन में आते हैं, जैसे मैम ने भी बताया अभी, डॉक्टर पद्मावत ने, कि उनकी लाइफ में भी कुछ शुरुआत में आते हैं, पर उन्हीं चैलेंजेस को हमें लेना होता है और आगे क्रॉस करना होता है हर एक को, और उसी से हम लोग आगे भी बढ़ते हैं। और हम ही लोग हैं, जब हम इसको क्रॉस करते हैं तो इसी से सोसाइटी में चेंज भी आता है, लोग देखते हैं और चेंज होते हैं। तो मैं एक छोटे परिवार से आती हूँ और एक छोटी जगह से आती हूँ, जहाँ मेरठ से आती हूँ मैं। और मेरे पिता वर्किंग थे और मेरी माताजी तो काफ़ी पढ़ी-लिखी थी, और मेरे पिताजी से ज़्यादा पढ़ी-लिखी थी मेरी माता। पर वो हाँ, होम मेकर थी, वो मेरे जो पिताजी थे वही काम करते थे। पर जो भी मैं हूँ, मुझे लगता है कि मेरे माता की बिलीफ सिस्टम और उनकी एनकरेजमेंट की वज़ह से ही मैं हूँ जहाँ पर भी हूँ मैं। और जब मैं अपने जो प्रयास के बारे में बताती हूँ, क्या-क्या चीज़ें आई हैं, हमने कैसे क्रॉस किया। तो जब मैंने स्कूल खत्म किया तो लोगों ने ऐसे ही रिश्ते बताने शुरू कर दिए, क्योंकि मेरे काफ़ी अच्छे वैसे मार्क्स आए थे 12वीं में। और लोग रिश्ते बताना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि अब तो इसे शादी कर दो, और अगर अच्छे घर में आपकी लड़की तो अच्छे घर में चली जाएगी तो फिर राज करेगी, क्या करना है काम करके तुम इससे काम करवाना चाहते हो, मतलब काम तो एक बड़े घर की लड़कियाँ नहीं करती हैं, उनको तो बड़ी जगह बस शादी कर दो उनकी।
और मुझे 1 साल दिया गया था कि मैं मेडिकल की प्री मेडिकल की परीक्षा पास कर लूँ, अदरवाइज़ तो शादी के बारे में सोचने के बारे में प्रोग्राम था। मुझे पता था कि मैं अगर नहीं आ पाई तो मेरी शायद 1 डेढ़ साल में शादी हो जाएगी। तो पर देखिए यही बात किसी लड़के के बारे में नहीं कही जाती। मैट्रिमोनियल रिश्ते तब तक नहीं भेजे जाते जब तक कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो। पर लड़कियों के लिए शुरू में ही भेज दिए जाते हैं और ऐसे ही फिर आई से मैंने मुझे कहा गया कि जब मैंने कि डॉक्टरी तुम्हें डॉक्टरी करनी चाहिए क्योंकि फीमेल्स के लिए जैसे मैम ने बोला कि लड़कियों के लिए तो डॉक्टरी अच्छी होती है क्योंकि आप कहीं पे भी जाओ घर पर ही आप काम कर सकती हो। और ऐसे करके मुझे फिर जैसे मैम ने किया तो हमें डॉक्टरी के लिए कहा गया, हमारे लिए डिसीजन लिए गए, तो हम डॉक्टरी की तैयारी करी और तैयारी करके मेहनत की और हम पास हो गए। फिर मेहनत की तो हमारा एमबीबीएस हो गया और एमबीबीएस भी एक्चुअली जैसे मैम ने बोला कि सामने ही मैम के घर के पास भी था हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज था। तो इसलिए माता-पिता और सब लोग कहते हैं कि ठीक है, अब कहीं और जाती करने के लिए, तो अब यहाँ पे घर के सामने चली जाएगी पढ़ने के लिए। फिर एमबीबीएस के बाद में यही बोला गया कि देखिए लड़कियों के लिए तो गायनेकोलॉजी बेटर है। क्या करेगी ये सर्जन बन के? हम वैसे हम तो चाहते थे कि प्लास्टिक सर्जरी सर्जरी में जाएँ, पर उसमें क्या होता है कि पहले सर्जरी करनी पड़ती है, फिर प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ती है। तो कहते हैं कितना और पढ़ाई लड़की से करवाएँ और शादी भी करनी होती है। तो उन्होंने कहा आप गायनेकोलॉजी बेटर है और जैसी गायनेकोलॉजी मतलब जैसे एग्ज़ाम दिया वैसे ही शादी का बारे में सोचना शुरू हो गया था। पर ये अच्छा है कि मैं गायनेकोलॉजी में भी मेरा बहुत अच्छे रैंक से मैं आई और उसमें ये था कि इसमें रैंक के हिसाब से आपको अच्छा कॉलेज और बेकार कॉलेज भी मिल सकता है। आप कोई सा भी कॉलेज ले सकते हैं, रैंक अच्छा हो तो आप अच्छा कॉलेज भी ले सकते हो। तो मेरे पास ये अपॉर्च्युनिटी थी कि मैं अच्छा कॉलेज ले सकती हूँ। पर कहा गया था कि नहीं देखिए घर के पास अगर मेडिकल कॉलेज है तो वो क्यों ना, लड़कियाँ तो क्यों जाएँगी बाहर, क्या से क्या करेंगी? और दिक्कत होती है लड़कियों को, बहुत दिक्कत होती है। तो घर वाले ही एक्चुअली कभी-कभी एक लिमिटेशन बता देते हैं कि हम लोग बाहर नहीं जा सकते, दिक्कत होगी और परेशानी होगी और कैसे हम उसे झेलेंगे। फिर मैंने वहाँ से ही अपनी एमडी भी कर ली और उसी बीच में मेरी शादी हो गई थी और मेरी शादी दिल्ली में मेट्रो सिटी में हुई और ये मुझे हुआ कि मेरी सास वर्किंग थी शुरू से ही, तो उनका एटीट्यूड मुझे यहाँ पर एक तो मेट्रो सिटी का और यहाँ सब चीज़ का एटीट्यूड मुझे चेंज लगा और ये सब देखकर जब मेरा बेटा 2 साल का हुआ तो मैंने दोबारा पढ़ाई करने के बारे में सोचा और मैंने जो मैं करना चाहती थी आगे, तो मैंने अमेरिका में डिग्री लेने के बारे में सोचा और रोबोटिक सर्जरी क्योंकि मैं कुछ और अलग करना चाहती थी जो यहाँ पर नहीं होता है और इसलिए फिर मैंने अमेरिका के लिए तैयारी करी, डिग्री वहाँ की डिग्री भी अच्छे नंबरों से मैंने पास की और उसके बाद में मेरा फेलोशिप पे भी हुआ वहाँ और मैं यहाँ से ये भी दिक्कत थी कि यहाँ से कैसे छोड़ के जाएँ क्योंकि मेरे पास बच्चा था छोटा। तो 1 साल 2 साल का मेरा कोर्स था, तो 1 साल तो मैं शुरू में बच्चे को लेके गई थी अपने साथ, पर वहाँ पर दिक्कत हो रही थी उसको पालन-पोषण में मुझे। फिर मैंने 1 साल मैं अकेली रही हूँ वहाँ और यहाँ पर मैंने अपने मेरी सास और मेरे पति के साथ बच्चा रहा है, तो उनका सपोर्ट मुझे काफ़ी मिला। मैं सपोर्ट ये भी कहती हूँ कि मेरे माता-पिता का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है क्योंकि पढ़ाई करने में टाइम देना होता है और सब हेल्प करनी पड़ती है, वो सब उन्होंने किया है। पर कई बार एटीट्यूड्स ऐसे होते हैं कि ऐसे लड़की ये कर सकती है या नहीं कर सकती है। पर उससे भी देखिए उन चीज़ों से भी आगे उठना होता है और ऐसा समय आता है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं, पर आपको धीरे-धीरे स्टेप्स आगे बढ़ाने होते हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी परिस्थितियों में जो चैलेंज आता है उसे हमें लेना चाहिए और सपोर्ट हम भी किसी के सपोर्ट से आगे आए हैं, ऐसे ही हमें भी दूसरी लड़कियों का सपोर्ट करना चाहिए। मैं सभी माँओं से, सभी बहनों से और सभी सास जो हैं, उनसे ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि घर में सभी महिलाओं को प्रेरित करें। सभी को प्रेरित करें, नीचे गिराने की बजाय, ये कहने की बजाय कि ये जैसे मैम ने बोला बताया कि ये घर में नहीं देखती होगी, बाहर जाती है तो घर में इसके बच्चे नहीं देख पाती होगी या इस तरह की जो प्रयास होते हैं कि घर का काम अगर आप बीमार हैं, तो घर का जो रोल है वो आपकी बेटी लेगी, ना कि बेटे को वो रोल नहीं दिया जाता। कि अगर आपका घर में आप बीमार हैं 4 दिन, आप लॉन्ड्री नहीं कर सकते, खाना नहीं बना सकते, तो ये रोल जो है लड़की को दे दिया जाता है और लड़कों को कुछ नहीं सिखाया जाता। तो ये हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लड़के और लड़की पे लागू होने वाले सारे रूल्स एक रखें। हम ये नहीं कहें कि लड़का अगर बाहर पढ़ाई कर सकता है, तो लड़की भी बाहर जाके पढ़ाई कर सकती है। लड़के जब हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि लड़के का बिज़नेस या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हमें करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए,
तो हमें हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि को भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ही करना है हमें, और उसके पहले ये तो करना ही करना है। और जैसे लड़कों को भी, जैसे घर में जिसके भी लड़के हैं, लड़कों को सभी तरह का खाना बनाना, लॉन्ड्री करना, सफाई करना, और सभी वो कार्य हमें सिखाने चाहिए जो हम चाहते हैं कि हम लड़कियों को सिखाएं। और ये सभी प्रयास लड़कियां भी करती हैं। अगर आप अपने आप को देखें तो आप सब कुछ जो लड़की को सिखाती हैं, जो आप लड़की से एक्सपेक्ट करती हैं, क्या वो अपनी लड़की से एक्सपेक्ट करती हैं? ये हमें ही चेंज होना पड़ेगा। तभी हम, मुझे लगता है नई पीढ़ी को बचपन से ही हमें तैयार करना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट जनरेशन में डिस्क्रिमिनेशन और बियास कम हो सके। और लड़कियों को जो काम आप लड़कों को सिखाती हैं, बैंक का काम, इन्वेस्टमेंट का काम, या फिर बिजनेस, या कुछ भी चीज जो आप लड़कों को सिखाती है, वही चीज हमें लड़कियों को भी सिखानी चाहिए। तो हम अपनी तरफ से क्या चेंज कर सकते हैं, वो हमें देखना है। मेन तो जो करेंगे वो करेंगे, पर हमें ही देखना है कि कैसे सभी लड़कियां हमारी जो भी आसपास है वो सब कैसे बराबरी ला सकें। और यही मेरा अनुरोध है कि सपोर्ट, हमें भी सपोर्ट के साथ ही जहाँ है, और हमें औरों को भी सपोर्ट करना है कि जिससे कि सभी लोग आगे आगे बढ़ सके। धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. Thanks a lot. सब्र रखो, तुम्हारा भी समय आएगा। यह जो असफलताओं का पहाड़ है ना, यह भी तुम्हारे आगे नतमस्तक हो जाएगा। समय की मार है, सभी को पड़ती है। बुलंद हौसलों से मगर विपदाएं भी डरती है। तुम मत हो अधीर, तुम मत हो निराश, झुक जाएगा तुम्हारे सामने एक दिन ये आकाश। Thank you so much, Doctor, for being the dedicated, thoughtful, and compassionate that you are. On behalf of my institute, my deep gratitude to you, madam, for accepting our request and spending your precious time with us. We all know that how doctors are occupied, but thank you so much. I hope that your words will definitely motivate each one of us. I would like to present a virtual memento as a token of gratitude and appreciation. Thank you so much, ma'am.